हाँ तो बेटा जी, वेलकम टू अरिविहान। मैं सूरज सिंह चंद्रोल आपका स्वागत करता हूँ अरिविहान की संभव रिवीजन सीरीज, जहाँ पे हम क्या संभव करना चाहते हैं बेटा। हम हर बच्चे का टॉपर बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, हम उसको संभव बनाना चाहते हैं। अब बेसिकली मैं पर्सनली केमिस्ट्री में ये चाहता हूँ कि आपके 70 आउट ऑफ 70 आए। आप ये जो सपना है वो मैं संभव करने की कोशिश करूंगा इस संभव सीरीज। ठीक है, बाकी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट भी इस चीज को संभव बनाने की कोशिश करेंगे और अरिविहान कोशिश करेगा कि आपका टॉपर बनने का सपना संभव हो। ठीक है, तो इस जो सीरीज है इसमें आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर कई सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। जैसे आज हम पहला चैप्टर देख रहे हैं सॉल्यूशन का। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि सॉल्यूशन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में देखे गए हैं। हमने लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, मॉडल पेपर्स को एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे आपके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है कि ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पहले उसको देखेंगे। इसके बाद कुछ चंक्स पढ़ेंगे। अब चंक्स से मतलब क्या, जो चैप्टर्स के बीच से हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो 1 मार्क के 2 मार्क के आ सकते हैं, पहले उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आपको देखने को आसानी से मिल सकते हैं। और एक बात और याद रखना, ये जो 1 मार्क 2 मार्क होते हैं ये इनसे भी बनाए जा सकते हैं। ये जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ खास न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैसे फॉर्मूलाज को टेस्ट करना है, कैसे हम फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, ये सारी बातें अपन सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले सॉल्यूशन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितना मार्क वेटेज है, इस चैप्टर का वेटेज कितना है। इस चैप्टर का वेटेज कितना है बेटा जी, 7 मार्क का। अब इस 7 मार्क्स को हम कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं ना, हो सकता है एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, खत्म हो जाए। लेकिन जो पास्ट ईयर्स में जो सबसे ज्यादा देखा गया है, जो पैटर्न सबसे ज्यादा नोटिस किया हमने, वो नोटिस किया कि 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। या तो आपका एमसीक्यू आ रहा है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, या तो ऐसा कोई क्वेश्चन 1 मार्क में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 2 मार्क का और एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको 3 मार्क का। 4 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही रेयर देखने को, बहुत ही रेयर। सबसे ज्यादा हमें पैटर्न देखने को मिला ये वाला। और कई सारे पैटर्न्स, कई बार हमें ये पैटर्न भी देखने को मिला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न तो ये है, पर ये पैटर्न भी देखने को मिल सकता है जिसमें 3 मार्क के 1 मार्क आ जाए 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क के, मतलब 4 मार्क यहाँ से आ गए आपके और 3 मार्क यहाँ 7 मार्क, है ना। और एक पैटर्न ये भी है कि 1 1 1 कुछ इस तरीके। तो ये जो पैटर्न है ये हमें माइंड में लेके चलना है कि देखो, या तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा या तो 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन एक ही बनने वाला है। यहाँ से छोटे सवाल जरूर आएंगे, समझ रहे हो। 2 मार्क में हो सकता है कैलकुलेशन भी पूछी जा सकती है आपसे, बोल दे किसी की मोलैरिटी निकाल लो, किसी की मोलैरिटी निकाल लो। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं और छोटे-छोटे डिफरेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं। वो सारी चीजें मैं पॉइंट आउट करता हुआ चलूंगा पूरे लेक्चर में कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क का, यहाँ से 3 मार्क का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि सॉल्यूशन है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि सॉल्यूशन कैसा जी, पहले ये बताओ व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं बेटा जी, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब किसी एक चीज को जब मैं दूसरी चीज में घोल देता हूं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जो सॉल्वेंट है ये हमेशा मोर अमाउंट में रहेगा। ज्यादा अमाउंट में कौन रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। लेस अमाउंट में कौन रहेगा, सोल्यूट रहेगा। मतलब कि अगर मैं ये बोलता हूं कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो हमेशा ज्यादा होता है, तो बात गलत नहीं होगी। और सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात आती है कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन, अब ये कंसंट्रेशन क्या बोलती है बेटा, कंसंट्रेशन ये बात बताती है कि अगर आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, मान लेते हैं ये ए कोई सॉल्वेंट है, ए कोई सॉल्वेंट है, उसमें बी मैंने कोई सोल्यूट डाला है, तो बी कितना है ए में, उसी को हम कैसे बताते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में। मतलब जब भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम किसकी वैल्यू जानना चाहते हैं, किसका अमाउंट जानना चाहते हैं, बी का। और बी क्या है, सोल्यूट है। इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम ए बोल रहे हैं या
बी बोल रहे हैं किसी सॉल्यूशन में जो पार्ट ले रहे हैं, ए हमेशा हम सॉल्वेंट को लेते हैं और बी हमेशा हम सॉल्यूट को लेते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है अपने को, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी वजह से सॉल्यूशन बनते हैं, ये बात समझे। अब सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, वो टाइप कौन कौन से हैं सॉल्यूशन के? सॉल्यूशन के जो दो मेन टाइप्स हैं वो है होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस कैसा? होमोजीनियस वो कंडीशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर है। बराबर मतलब एक जैसे हैं, एक दूसरे में घुले हुए हैं। मतलब कि जैसे मान लो ये मैंने आपका सॉल्वेंट लिया, आपने इसमें कोई सा सॉल्यूट डाल दिया। अब अगर ये सॉल्यूट हर एरिया में, हर जगह पे बराबर है तो ये क्या कहलाएगा? होमोजेनियस फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? होमोजेनियस। जैसे ये जो बी है, ये यहाँ पे अगर इतना टुकड़ा देखूं तो भी एक मिल रहा है, इतने टुकड़े में देखूं तो भी एक मिल रहा है, इतने टुकड़े में देखूं तो भी एक मिल रहा है, इतने टुकड़े में देखूं तो भी एक मिल रहा है। अगर इसमें देखूं तो 4 मिल रहे हैं, नीचे वाले में भी 4, इसमें भी 4। मतलब कि इसका कंसंट्रेशन ऑल ओवर द सॉल्यूशन सेम है, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला? होमोजेनियस। अगर यही चीज डिफरेंट होती, क्या डिफरेंट होती, मान लो जैसे ये लिया आपने, ठीक, अब इसमें आप जब बी ऐड कर रहे हो तो या तो वो बी पूरा का पूरा नीचे चला जाए या तो पूरा का पूरा ऊपर रह गया। अब जब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको सोल्यूट की बहुत ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको सोल्यूट की बहुत ज्यादा मिलेगी, पर यहाँ तो है ही नहीं, तो होमोजीनियस नहीं है, एक जैसा नहीं है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। इसके एग्जांपल कैसे देख सकते हैं? तो होमोजीनियस का एग्जांपल क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट होमोजीनियस का बेस्ट एग्जांपल है हमारी नींबू शिकंजी। हो सकती है क्या? नहीं, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि अगर आपने घर पे जो सिरप बनाया, रूह अफ़ज़ा बनाया, वो जैसे कि आपके घर पे कोई आया, मम्मी ने एक ग्लास में रूह अफ़ज़ा लिया, उसमें शक्कर डाला, उसमें रूह अफ़ज़ा डाला, वो पूरा हर जगह उसमें शक्कर हर जगह प्रेजेंट है, उसमें रूह अफ़ज़ा हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह इक्वल कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसमें, ठीक है? पर अगर हेटेरोजीनियस में बात करूं तो हेटेरोजीनियस में जब शिकंजी पीते हो, इस शिकंजी में अगर आपने नोटिस किया होगा वो कई सारी चीजें डालता है, टी लीव्स भी डालता है, वो पुदीने की पत्तियां भी डालता है, कई और चीजें भी डालता है। जब वो पुदीने की पत्तियां जो हैं वो क्या हर जगह सेम है? हाँ, क्या वो हर जगह सेम होंगी पुदीने की पत्तियां? नहीं ना, हो सकता है पुदीने की पत्तियां से ऊपर तैर रही हैं, मतलब उनका कंसंट्रेशन ऊपर तो है, नीचे नहीं है। तो जो शिकंजी है वो किसका एग्जांपल हो जाती है? हेटेरोजीनियस फ्रैक्शन। अब ये एग्जाम में तो हम नींबू शिकंजी नहीं लिख सकते ना, एग्जाम में लिखेंगे क्या? एग्जाम में हम सिंपल लिख सकते हैं कि होमोजेनियस का एग्जांपल है आपका शुगर सॉल्यूशन। पानी में क्या डाल दिया आपने? शुगर डाल दिया, सिंपल। वहीं पे अगर हेटेरोजीनियस की बात करूं तो इसका आपका एग्जांपल हो जाएगा, बेस्ट एग्जांपल, कि सैंड इन वाटर। पानी में अगर आपने रेत डाल दी है तो वो पूरी की पूरी रेत नीचे बैठ जाएगी, हर जगह उसका कंसंट्रेशन सेम नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बहुत आ रहा है ना, तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस चैप्टर में, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमें बाकी चीजें सॉल्व करने में हेल्प भी करती है। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ें उससे पहले हमें पता होना चाहिए मोल्स क्या है, व्हाट आर मोल्स। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद जब अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पे चलते हैं तो एक पहला आता है, उसको हम बोलते हैं मास फ्रैक्शन। बोलते हैं मास फ्रैक्शन। दूसरा है मोल्स फ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है मोलैरिटी। चौथा मोलैलिटी, और पांचवा आपका आएगा नॉर्मैलिटी। एंड मैं ये मान के चल रहा हूं इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं कभी, है ना? तो ये 5 जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। अब देखो मोल्स क्या बोलता है? मोल्स ये बोलता है कि भैया जितना अमाउंट आपने कोई भी चीज ली है उसको उसके मोलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, वो उसका क्या आ जाता है?
मोल्स आ जाता है, मतलब कि वेट अपॉन मोलिकुलर मास, सिंपल, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वहीं पे मैं मास फ्रैक्शन की बात करूं, जैसे मान लो कि एक इसमें ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, ए का कुछ मास है, बी का कुछ मास है, ठीक है। अब मास फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, अगर आपको मान लेते हैं एक्स ए के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, एक्स ए के लिए निकालना है, मतलब ए का मास फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो आप उसको ऊपर रखो, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। अगर यही मुझे बी के लिए निकालना होता तो क्या करता मैं, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ, ठीक है। ऐसे ही मोल्स फ्रैक्शन के लिए जब मैं बात करता हूं तो यहां भी एक्स ए आप लिख लो। अब मोल्स है, इस बात का रखना, मोल्स क्या है, ये देखो, ये किसी का एन है, मतलब कि इसमें कितने मोल्स ए के प्रेजेंट हैं, कितने मोल्स बी के प्रेजेंट हैं, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसका फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, मतलब कि एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के फॉर्म में, क्योंकि ए का निकालना है तो ए का ऊपर रखा। वहीं पे अगर मुझे बी का निकालना होता तो मैं किसका रख देता, एक्स बी रख देता ऊपर, सॉरी एन बी रख देता ऊपर, नीचे एन ए और फिर एन बी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक नेग्लिजिबल कंडीशन भी आ जाती है। नेग्लिजिबल कंडीशन कैसी, जैसे कि देखो बी मुझे पता है क्या है, सोल्यूट होगा, ए क्या है, सॉल्वेंट है मेरा, ये बात क्लियर है। एक आपने बोला था ए हमेशा हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, बी को क्या लेते हैं, हमेशा सोल्यूट लेते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने 5 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया इन 500 ग्राम या 500 ml ऑफ वाटर, तो ये इतना नेग्लिजिबल हो गया है। 5 ग्राम ग्लूकोज नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्यों नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसका मोल्स निकालूंगा तो 5/180 होगा और ये बहुत छोटा अमाउंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। मतलब कि अगर मुझे एक्स बी निकालना है डायरेक्टली तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। एन बी बहुत नेग्लिजिबल है, देखो 5/180 नेग्लिजिबल बात हो जाती है। तो आप कुछ इस तरीके से इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हो, जो अपन वो कर रहे होंगे क्या, न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तब, उसको तब यूज करें। अब देखो मेन बात आती है जब हम मोलैरिटी की तरफ बढ़ते हैं, ये वो टर्म्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो ये जो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का कहना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर है, तो इसका कहना ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। क्या इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एन क्या है हमारा, एन हमारा सॉल्यूट के मोल्स है, किसके हैं, सॉल्यूट के। अगर सॉल्यूट के हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, हाँ है ना। वॉल्यूम अभी भी हम लीटर में ले रहे हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। क्या इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ। देखो अभी ये लीटर में है, अभी ये लीटर में है, क्या मैं इसको मिलीलीटर में नहीं ले सकता, ये लीटर में ही तो दिया जाता है। जब आप इसको मिलीलीटर में लोगे, इसको थोड़ा सा चेंज करोगे और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय ऊपर क्या हो जाएगा 1000, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही जब अपन मोलैलिटी पे चलते हैं तो मोलैलिटी, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही थी कि वॉल्यूम किसका लिया हमने, सॉल्यूशन का लिया है, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। ये बोलता है भैया कि नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि आप केजी में लोगे, इसीलिए मैं डब्ल्यू ए लिखा है। सॉल्वेंट के लिए अपन क्या लेते थे, ए लेते थे, मतलब कि स्मॉल एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, जो कि किस में होना चाहिए, केजी में। ये आपका, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा डिकोड करूं तो स्मॉल एम इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। अगर मैं इसको ग्राम में लेता हूं, किसमें, ग्राम में, अगर ये बात अब किसमें हो गई, ग्राम में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके स्मॉल एम की वैल्यू, ठीक है। ऐसे इसकी मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोलर,
जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इसकी यूनिट होती है मोलल, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नॉर्मेलिटी पे। अब ये जो नॉर्मेलिटी है सर जी, आपकी जो नॉर्मेलिटी है ये बस आपके मोल्स पे बात करती है, पर ये इक्विवेलेंट की बात करती है। किसकी बात करती है? इक्विवेलेंट की। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है आपका क्या? आपके मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय आपकी वैलेंसी। इसीलिए आप इसको इन शॉर्ट my वैलेंसी भी कर सकते हो। बात क्लियर है? कोई परेशानी यहाँ पे नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं लग रही? अरे है भाई, फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा अपन ने गलत लिखा है। कैसे लिखा है गलत? देखो, मैंने क्या बोला कि नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। हम मोलरिटी में क्या ले रहे थे? आपका मॉलिक्यूलर वेट ले रहे थे। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। ऊपर क्या जाएगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जैसे इक्विवेलेंट वेट है आपके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है। मतलब कि ये चीज ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी मतलब मल्टीप्लाई में जाएगी, और अगर ये मल्टीप्लाई में जा रही है तो वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी होगा। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला ऊपर से डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसको याद कैसे रखें? याद रखने का सिंपल तरीका देखो, n इक्वल्स टू v इंटू m, ये याद रखना। और संस्कृत में 9 को नवम कहते हैं। क्या कहते हैं? नवम। उससे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे v वॉल्यूम नहीं है, वैलेंसी। इस बात का खास ध्यान। ठीक है बेटा जी, तो ये थे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। एक छोटी सी बात और जान के चलो, छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर पे मोलैरिटी बदल सकती है, चेंजेस विथ टेम्परेचर। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अब नॉर्मेलिटी में भी तो वॉल्यूम आएगा ना, मोलैरिटी में वॉल्यूम है तो नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आएगा, मतलब ये भी चेंज हो सकता है, पर मोलैलिटी चेंज नहीं होती है, डजंट चेंज। ये चेंज क्यों नहीं होती है भाई? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे हमने वेट लिया था, वो भी सॉल्वेंट का। बात समझ रहे हो? यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम है, मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी चेंज हो सकती है, मोलैलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिया, यहाँ पे वेट लिया। ठीक है बेटा जी, जैसे यहाँ पे अपन इसके कोई न्यूमेरिकल तो नहीं किए हैं, पर इस वीडियो के एंड में इनके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, परेशान मत होना। ठीक है, पर क्योंकि आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमें इन टर्म्स को जानना जरूरी था, इन छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी था, इसलिए हमने इनको यहीं पे पढ़ लिया है। पर एक मार्क के कुछ सवाल कर लें यार, इतनी देर तक पढ़ा हमने, कुछ सवाल नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो आओ सवाल देखते हैं। कुछ सवाल देखो, सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। देखो पहला एमसीक्यू देखो क्या बोल रहा है, विच टर्म डिस्क्राइब द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। अब ये पॉइंट तो वैसे आगे पढ़ने वाले हैं अपन, पर यहीं पे समझते हुए चलो कि अगर मान लो ये कमरा है जिसमें मैं पढ़ा रहा था, ये रहा मैं, ठीक है, ये मेरी क्लास थी। तो क्लास में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से मैंने क्लास में अगरबत्ती या कह सकते धूप जलवाया यहाँ पे कोने। ठीक है, क्या ये धूप का कंसंट्रेशन सिर्फ यहीं पे रहेगा? नहीं ना, एक टाइम के बाद वो यहां से फैल के इस कोने तक जाएगा, राइट? इसी रैंडम मूवमेंट की बात हो रही है, और इसी रैंडम मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जब किसी हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया तक कोई चीज मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। पर यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। क्या यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है? अगर यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती जिसके हेल्प के थ्रू या जिसके थ्रू ये चीज मूवमेंट हो रही होती, तब उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सही जवाब क्या जाएगा? डिफ्यूजन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे समझो, देखो ये एक कोई मैंने पतीला लिया जिसमें एक लिक्विड डाला, कोई सा भी एक लिक्विड डाल, ठीक है, अब मैं इसको हीट करता हूं, ये इवेपोरेट हुआ,
जब ये इवेपोरेट होने लग गया, मैंने इसको ढक दिया। क्या किया? ढक दिया। कोई परेशानी? यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा यहाँ पे, इस पतीले पे, राइट? ये लिक्विड, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। पर अभी ये अकेला है, ये अभी अकेला है भाई, ये बात याद रखना। लेकिन अगर साथ में होते, यहाँ पे कोई दूसरी गैस भी साथ में प्रेजेंट होती थी, तब उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। इसीलिए याद रखना, जैसे मान लो यहाँ पे, अब मैं मान लेता हूँ ए भी है, बी भी है, तो इस ए के लिए जो प्रेशर होगा वो पी ए होगा, इस बी के लिए जो प्रेशर होगा वो बी होगा। ये इनके वेपर प्रेशर है, ये सॉरी पार्शियल प्रेशर। पर अगर ये सिर्फ अकेला होता, सिर्फ ए होता, तब ये होता पी ए नॉट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। वैसे जब अपन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, वहां पे ये काम बहुत आएगा, है ना? तो क्या करता है ये? वेपर प्रेशर बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, व्हाट यूनिट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में कंसंट्रेशन में कौन ज्यादा यूज हो सकता है? अपन ने बात करी थी मोलैलिटी यूज हो सकती है, मोलैलिटी यूज हो सकती है, और कौन हो सकता है? नॉर्मेलिटी भी यूज हो सकती है। कंसंट्रेशन बताने के लिए अपन मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन का भी यूज करते हैं। क्या कोई मिल रहा है यहाँ पे? केल्विन ये यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की। पास्कल यूनिट है किसकी? प्रेशर की। जूल यूनिट है किसकी? एनर्जी की। मोलैरिटी क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब हमारा सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो सर जी, इन सॉल्यूशन टर्मिनोलॉजी द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड। जब मैंने सॉल्यूशन शुरू किया था वही मैं बताया था कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जिसमें कोई चीज घुल रही हो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और जो घुल रहा होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट। अब कोई चीज अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करे, उसको क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा। इसीलिए सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूट। मतलब कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो अमाउंट में ज्यादा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है? टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी बिकॉज इट चेंजेस दी। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर के साथ आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई? क्या ऐसा क्या चेंज हो रहा है? देखो ठीक है, अब इसमें कोई चीज सॉल्युबल थी, जब मैंने इसको हीट दिया, इनको क्या हुआ? ये भागने लग गए, दौड़ने भागने लग गए। मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो चेंज होने लग गई, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हुई। ये उड़ने लग गए, भागने लग गए। बात क्लियर है? पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बदल रही है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, देखो फिल इन द ब्लैंक, देखो पहला देखो क्या बोल रहा है, अ डैश सॉल्यूशन हैज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और अगर आपको बात याद है स्टार्टिंग की, तो मैंने बात करी थी कि होमोजेनियस सॉल्यूशन जो होता है उसमें कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है? सेम होता है। मतलब कि यहाँ जवाब क्या चल जाएगा हमारा? होमोजेनियस। ठीक है, सेकंड देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेज इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। थर्ड देखो, द डैश ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ देखो, द डैश ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एज मोर सॉल्यूट इज एडेड टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन ही बढ़ेगा। अगेन सेम चीज, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। वहीं पे द डैश ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एज मोर सॉल्यूट इज एडेड टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट सॉल्वेंट में आप कुछ और ज्यादा सॉल्यूट डालते जाओगे तो उसका कंसंट्रेशन हो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लास्ट देखो, अ सॉल्यूशन विद वेरी लिटिल सॉल्यूट कंपेयर टू सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है देखो कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कब है बेटा? जब सॉल्यूट का नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, किसमें? आपके सॉल्वेंट में। वहीं पे डाइल्यूट कब? जब सॉल्यूट कम है, किसमें? सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे क्या आएगा? डाइल्यूट। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अपन कदम बढ़ाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ये हैं वो 3 टॉपिक्स जो हमें थोड़े डिटेल में पढ़ने हैं, जिसमें हम डिटेलेशन में बात करेंगे। पहला क्या है? हेनरीज लॉ। दूसरा क्या है? राउल्ट्स लॉ। और तीसरा क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कितने टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स की। कौन कौन सी? रिलेटिव, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे लास्ट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। और ये जो चारों आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये डिपेंड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूट। इस बात को ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। और एक बात और याद रखना, वेपर प्रेशर भी, यहाँ देखो, वेपर प्रेशर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये चारों अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं, मतलब सिर्फ वेपर प्रेशर लिखा है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ प्रेशर लिखा है तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है तो वो भी नहीं है, और फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है तो भी नहीं है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिर्फ अकेले अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, वो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो धीरे से शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट की, अपने पहले टॉपिक की, जिसका नाम है हेनरीज लॉ। तो देखो हेनरी लॉ क्या बोलता है भाई? हेनरी लॉ बताता है प्रेशर ऑफ गैस के बारे में। किसके बारे में? प्रेशर ऑफ गैस के बारे में। इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या बोला है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। बेसिकली ये बोल रहा है कि आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, आपकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। इस बात को ध्यान रखना कि वो फिक्स्ड टेम्परेचर की बात कर रहा है, मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। पर सॉल्युबल हो क्या रहा है उसमें? व्हाट इज सॉल्युबल? उसमें सॉल्युबल है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। बेसिकली मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये एक्स क्या है? आपका मोल फ्रैक्शन है ना। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं KHX, और ये KH क्या है? इसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। अब ये बात यहां से समझ में नहीं आ रही, यहां थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। अगर आप इसका ग्राफ देखते हो तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्रेशर वैसे वैसे बढ़ रहा है। बेसिकली उतना ज्यादा सॉल्युबल होता जा रहा है। बात क्लियर है? इसको ऐसे समझो कि मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है। एक माउंटेनियर यहां से चढ़ा था, चढ़ना शुरू किया भाई। जैसे जैसे ये हाइट में ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे हाइट में, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, यानी आधी हाइट उसने पूरी कंप्लीट कर ली, यहाँ पे पहुंचते उसकी पूरी हाइट हमारे माउंटेन की कंप्लीट कर लेगा वो। तो जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, हाँ है ना। अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा है एयर का। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो O2 जो डिजॉल्व है एयर में, जो O2 है, वो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी? कम होगी। मतलब कि एयर क्या होती जाएगी? थिन होती जाएगी। मतलब कि जैसे जैसे आप पहाड़ों में ऊपर जाओगे, आपको सांस कम आएगी। वो सांस क्यों कम आ रही है? क्योंकि प्रेशर क्या है ऊपर? कम है। यहाँ तक जाओगे तो आधा, यहाँ तक जाओगे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी।
इसीलिए जब भी जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं। वो टैंक क्यों लेके जाते हैं? वो सिर्फ इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि उनको O2 चाहिए, और उसमें भी आपका हेनरीज लॉ लग रहा होता है। उस टैंक में भी, जैसे ये मान लो एक आपका ऑक्सीजन टैंक है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ O2 तो डाल ही ली गई। O2 को इसमें हाई प्रेशर डाल के, प्रेशर बहुत ज्यादा डाल के इसमें डिसॉल्व कराया गया है। यही कॉन्सेप्ट आप घर में जब आप ओपन करते हो किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को, उसको हल्का शेक करो, जब उसको खोलते हो तो वहाँ बहुत ज्यादा झाग बनता है। वो झाग क्यों बनता है? क्योंकि हाई प्रेशर पे, बहुत ज्यादा प्रेशर दे के उस बोतल को सील किया गया था। उसमें जैसे मान लो ये आपके किसी कोकोला की बोतल थी, इसमें लिक्विड प्रेजेंट था, जिसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा के, क्या यूज करके, प्रेशर को बहुत ज्यादा लगा के, बहुत हाई प्रेशर में CO2 को इसमें डिसॉल्व करवाया गया था। और जैसे ही आप बोतल खोलते हो प्रेशर खत्म हो जाता है। उस प्रेशर के खत्म होते ही CO2 क्या जाती है? अपनी सॉल्युबिलिटी को छोड़ देना चाहती है, भागना चाहती है। इसीलिए वो बबल्स देखने को मिलते हैं। जब उसको बहुत ज्यादा शेक कर देते हो, उसका एकाएक खोलते हो, तो वो फिजीनेस देखने को, ठीक है बेटा जी। सेम कॉन्सेप्ट स्कूबा डाइवर्स भी यूज करते हैं। अब स्कूबा डाइवर्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब वो कहाँ समुद्र में नीचे जा रहे हैं, वहां पे प्रेशर और बढ़ता जा रहा है, वहां पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वहां पे इतनी ज्यादा डेंस है O2 कि सांस लेने को नहीं मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं। बात क्लियर है? इसीलिए स्कूबा डाइवर्स भी अपने साथ क्या ले जाते हैं? टैंक लेके जाते हैं, उसमें उतनी ज्यादा प्रेशर नहीं रहती जिससे इजीली वो सांस ले सके, ठीक है। आई होप ये बात अभी आपको बिल्कुल क्लियर होगी, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपन अगला लॉ, कौन सा? राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या बोलता है सर? इट स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन सॉल्यूशन the vapor pressure of a component for a given temperature is equal to multiplication of mole fraction of the component in the solution and vapor pressure of that component in its pure state for the same temperature for a solution containing two components A and B। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, उसमें दो चीजें डिसॉल्व है A और B, जो टोटल टेम्परेचर होगा, जो टोटल टेम्परेचर है वो इक्वल है PA के बराबर और PB के बराबर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बराबर। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, डिटेलेशन लेते हैं। यहाँ पे एक बात को समझो कि मान लो पहले मेरे पास कंडीशन ये थी, ये है कोई एक A और ये है कोई एक B, ठीक है। जब मैं इसको इनिशियली हीट करता था और जब मैं इसको इनिशियली हीट करता था तो इन पे जो प्रेशर बनता था, ये जो प्रेशर लगाते थे, ये इनका प्योर प्रेशर था, कंप्लीट प्रेशर। तब इस प्रेशर को हम बोलते थे PA नॉट और इस प्रेशर को बोलते थे PB नॉट, ठीक है। अब B क्या है? हमारा सॉल्यूट है, A क्या है? सॉल्वेंट है। ये बात तो क्लियर रहेगी, कोई परेशानी तो नहीं। जब मैंने इन दोनों को साथ में मिक्स कर दिया और अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे A भी प्रेजेंट है, साथ में B भी प्रेजेंट है, और जब मैं इसको यहाँ पे हीट कर रहा हूं, जब मैं इसको यहाँ पे हीट कर रहा हूं तो A वाला कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, B वाला भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, पर अब वो अकेले प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में होकर प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बात समझो, जो A है, मान लो बहुत आसानी से उड़ जाना चाहता था, मतलब बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल था, बहुत आसानी से उड़ना था, लेकिन अभी B उसमें प्रेजेंट हो चुका है, वो उसको उतनी आसानी से उड़ने नहीं देना चाहता। भैया ऐसे कैसे चले जाओगे, यहीं साथ में हो, हम तुमको उड़ने थोड़ी देंगे। जैसे देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, A के भी मॉलिक्यूल्स हैं, B के भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब A के मॉलिक्यूल्स बहुत आसानी से भाग जाना चाहते हैं, पर B के मॉलिक्यूल्स उनको भागने नहीं देना चाहते। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ A के लिए प्रेशर PA रहेगा, B के लिए प्रेशर PB रहेगा। पर यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि PA नॉट ज्यादा रहेगा PA से। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे उसको परेशान करने वाला कोई नहीं था, यहाँ पे उसको परेशान करने वाला कौन है? PB परेशान करने वाला है, इसलिए वो उतनी आसानी से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, उतनी आसानी से अपना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। ये बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अब अगर इसको कैलकुलेशन में ले चलते हैं, यही बात हम कैलकुलेशन में ले चलते हैं, तो हम ये जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्स, एक्स क्या हमारा मोल फ्रैक्शन है, बिल्कुल सही बात। जब मैं ये बात प्योरली के लिए निकालता हूँ, प्योर के लिए निकालता हूँ, तब देखो पी ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा, कोई परेशानी इस कंडीशन में, सिर्फ इस कंडीशन में निकालता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही पीबी के लिए निकालता हूँ तो पीबी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होगा कि नहीं होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तो यही कंडीशन हो जाएगी पीवी नॉट टू एक्स सॉरी के एच एक्स ए के बराबर, और यहाँ पे पीवी नॉट टू के एच एक्स बी के बराबर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं ना। जब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस पे बात कर रहे हैं तब की। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स ए कैसे निकालेंगे, वहां पे तो सिर्फ ए ही है ना, समझ रहे हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है, मतलब एक्स ए विल इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स बी विल बी इक्वल टू 1। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ दैट पी ए नॉट इज इक्वल टू के एच, तो क्या बात गलत हो जाती है? नहीं होगी ना, बात तो सही है ना, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ के लिए लिखते हैं, अब जब हम यहाँ के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ के लिए पी ए जब आप लिखोगे तो अलग होगा, पीबी जब आप लिखोगे तब अलग होगा। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए करोगे यहाँ पे भी, और यहाँ पी बी इक्वल टू एक्स बी करोगे। जब इसको लिखोगे तो पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए बात करोगे, और जब यहाँ बात करोगे तो पी बी इज इक्वल टू के एच एक्स बी बात करोगे, है ना। अब एक देख लेते हैं, दोनों में से साथ को लेके नहीं चल सकते, एक वोलेटाइल है एक कम वोलेटाइल है। जो सॉल्यूट है वो कम वोलेटाइल है, मतलब कि इसकी बात करते हुए चलते हैं, इसकी बात जब अपन करते हुए चलते हैं तो पी ए इज इक्वल टू, क्या मैं के एच को पी ए नॉट लिख सकता हूँ? देखो के एच को पी ए नॉट लिख सकता हूँ, यहाँ पे पी ए नॉट लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं होगी, साथ में एक्स से हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी तो है ही नहीं यहाँ तक। मतलब कि जब मैं पीबी के लिए लिखूंगा, जब मैं ये पीबी के लिए लिखूंगा तो पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी हो सकता है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। अब मैं चाहता हूं कि कंप्लीट लिखूं यहाँ पीटी, जो मुझे पीटी लिखना था, और पीटी था कितना, पीछे अपन ने बात कही थी कि पी ए के बराबर साथ में पीबी के बराबर, और जो मैंने अभी तक इतनी राम गाथा करी है वो सिर्फ इसलिए करी है कि मुझे पी ए ये चाहिए था, पीबी ये चाहिए था। अगर यहाँ पे आप इसको पुट करने जाओगे तो ये आ जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बात क्लियर है? और एक्स एक्स बी है क्या मोल फ्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी मिला के 1 हो रहा होगा। क्या बात सही है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं दैट एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। क्या मैं इस एक्स बी को यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक टर्म में बात की, मतलब कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखो अब यहाँ पे मैं चीजें कॉमन भी तो ले सकता हूँ, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो देखो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब इसमें और इसमें आप कॉमन ले सकते हो एक्स ए, मतलब कि इसको हटा देते हैं, अंदर आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, नहीं एक सेकंड एक्स ए कॉमन लेंगे ना अपन, तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया आपका पी टी। बात क्लियर है बेटा? मतलब पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। ये आपका पी टी आ चुका है, यही है आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बता रहा था कि जब हमने दो चीजों को मिक्स किया है, और इन दोनों चीजों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी आप सॉल्यूशन ले सकते हो, कोई सा भी सॉल्यूशन ले सकते हो। मान लो ये शुगर सॉल्यूशन ही होता, ठीक है, शुगर को अगर हीट कर रहे तो वो अलग प्रेशर देता, वाटर को हीट कर रहे तो अलग प्रेशर देता, साथ में मिक्स कर दिया, अब उनके प्रेशर में चेंजेस आ गए हैं, और यहाँ पे जो प्रेशर मुझे फाइनल प्रेशर निकालना है वो मुझे इस तरीके से, इस
फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आई होप इसमें अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। इस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कई सारी बातें अपन कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर अकेले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रेशर कोई अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑटोमेटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेम बात जाती है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी। और ये बात किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। इन अदर टर्म्स में बोल सकता हूँ सोल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और वो क्या है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो बात अभी अपन ने राउल्स लॉ में करी है वही थोड़ी सी हल्की सी चेंज होके आएगी और कुछ नहीं। परेशान मत हो, मैं बैठा हूं ना। आओ देखो, मैं बोलता हूं कि मैंने एक दिन अपने छोटे भाई को बोला कि मुझे भाई ब्लैक टी पिलाओ। क्या पिलाओ? ब्लैक टी पीनी है, काली चाय लेके आओ। अब काली चाय में ना दूध डलता है ना चीनी, तो बेटा उसमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स हैं। एक इंग्रेडिएंट आपका है चाय, पहली बात तो चाय ले लो, और दूसरा इंग्रेडिएंट है वाटर। ठीक है, अब दो अलग अलग कंटेनर में ले लेते हैं। ठीक है, अब वाटर क्या है आपका? वाटर आपका हाई सॉल्वेंट है ना, मतलब ए होगा। चाय पत्ती क्या है आपकी? सॉल्यूट है, मतलब बी होगी। जब मैं पानी को इनिशियली गर्म करता था तब प्रेशर अलग देता था। बात समझो? अब देखो चाय पत्ती अपने आप जब अकेली है तो क्या वो इवेपोरेट हो रही है? ना नहीं हो रही ना, वो तो इवेपोरेट हो ही नहीं रही। जब यहाँ पे हम इसको कर रहे थे तब ये पार्शियल प्रेशर दे रहा था पी ए नॉट। जब मैंने दोनों को मिला दिया, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, मतलब चाय उबालनी शुरू करी, यहाँ पे ए भी था बी भी था, पर यहाँ पे अब चाय पत्ती पानी को उतना ज्यादा प्रेशर लगाने नहीं देगी, उतना ज्यादा वेपर्स नहीं बनने देगी, और उतने ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, मतलब प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा पी ए, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी ए। वाई? रीजन क्या है? पी ए नॉट में पानी अकेला था, पी ए में उसके साथ चाय पत्ती भी है, वो आसानी से उसको नहीं होने देगी। बात समझो? मतलब पहले से प्रेशर कुछ कम हो गया होगा ना, प्रेशर में चेंज आया होगा कि नहीं आएगा, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा पी। वही क्या है आपका? चेंज इन प्रेशर। क्या है? डेल्टा पी है। ये क्या है आपका? चेंज इन प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर चेंज इन प्रेशर कितना होगा? व्हाट विल द चेंज इन प्रेशर? चेंज इन प्रेशर ये होगा कि पहले पी ए नॉट था जो कि ज्यादा था, अब पी ए है। ये जो प्रेशर में चेंज आ रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन प्रेशर। लेकिन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं कहा जाता है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि रिलेशन नहीं बना है भाई, आपने सिर्फ चेंज बताया है। क्या बताया है? चेंज बताया है। वहीं पे अगर बात आपको याद हो तो पी ए किसके बराबर होगा? यहाँ पे पी ए किसके बराबर होगा? पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होगा। राउल्स लॉ से हम जानते हैं, है ना? राउल्स लॉ में अपन ये फाइंड आउट किया था, ये वहां से हम जानते हैं। क्या ये बात मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मतलब कि डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या मैं इसको एक साइड पे निकाल लूं? कॉमन ले लेता हूं पी ए नॉट को, पी ए नॉट को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स ए, है ना? ये कंडीशन हो गई। और अगर आपको राउल्स लॉ से एक बात और याद है दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, और इसी को ऐसे लिख सकते थे दैट एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, और एक्स बी किसका है? चाय की पत्ती का कंसंट्रेशन। क्या मोल फ्रैक्शन किसका है? चाय की पत्ती का है। मतलब कि यहाँ पे मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी होगा, और डेल्टा पी किसके बराबर था? पी ए नॉट माइनस पी ए के। यहाँ पे पी ए नॉट माइनस पी ए लिख सकता हूँ, और यहाँ से पी ए नॉट इधर साइड भी हम कर सकते हैं, हाँ है ना? तो ये एक्स बी इधर बचेगा। ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया। अब ये जो बात है पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, यही है आपका आर एल वी पी। आर एल वी पी मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये प्रेशर वो चेंज है, ये वो चेंज है, इनमें ये जो चेंज आ रहा है वो चेंज है जब मैंने चाय की पत्ती मिला दी थी उसकी वजह से जो प्रेशर घटा था वो है। ठीक है, हम यहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग पता करना चाहते हैं। जैसे जैसे आपका
एक्स भी बढ़ेगा। देखो जैसे जैसे आपका एक्स भी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चेंज और बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है? तो ये थी हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसको ध्यान रखना है बेटा जी। चलो नोट डाउन करो, फिर अपन दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। चलो बेटा अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अपन ने बात की थी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, जब अपन डिस्कस कर रहे थे वहां पे बात की थी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक कंटेनर लिया, दोनों साइड पे सॉल्यूशन लिए, ठीक है, इस साइड पे भी एक सॉल्यूशन लिया, इस साइड पे भी एक सॉल्यूशन लिया। अब दोनों की चीजें बराबर है लगभग, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है दोनों साइड, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं यहाँ पे बी बहुत ज्यादा है और ए बहुत कम है, यहाँ पे बी थोड़ा कम है, यहाँ पे ए ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, इसका क्या करने के लिए, दोनों साइड के प्रेशर को बैलेंस आउट करने के लिए यहां से वाटर मूव करके यहां जा सकता है, सॉरी जहां से ज्यादा वहां से कम आएगा, तो उल्टा आ सकता है, वहां से यहां आ सकता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहे होंगे ये जो प्रेशर इस मेम्ब्रेन पे लग रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस इक्वेशन तो अपने को याद है ना। हम प्रेशर ही तो जानना चाहते हैं बस। ऑस्मोटिक प्रेशर में इसको हम पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। मतलब पी को मैं पाई लिख देता हूं, बात क्लियर होगी। इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, कुछ इस तरीके से। अब मुझे सिर्फ पाई चाहिए तो पाई इधर रख लेता हूं, उधर एन वाई वी आर टी भेज देता हूं। और अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म याद है, याद करो, मोलैलिटी क्या होती थी, मोलैलिटी क्या होती थी, एन वाई वी, हाँ है ना। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई इक्वल टू एम आर टी, ये क्या है, मोलैरिटी है, और मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन लिख देते हैं, तो पाई इक्वल टू सी आर टी भी लिख दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। क्या यहाँ इतना ही फाइनल हो सकता है? नहीं भाई, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। देखो एम को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, आपका डब्ल्यू ए अपॉन, सॉरी डब्ल्यू बी, किसका, सोल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 भी लिखा जा सकता था। क्या ये चीज मैं एम की जगह लिख देखता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय वी, जब एम एल में लिया है तब, मल्टीप्लाइड बाय आर टी। तो इस तरीके का भी रिलेशन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का आ सकता है, ठीक है बेटा जी। ये थी हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं अपन अपनी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यही यहाँ पे भी अपन वही सेम एग्जांपल यूज करते हैं, काली चाय का। काली चाय का एग्जांपल यूज करते हैं, मतलब कि आपका जो ए है वो क्या है, चाय पत्ती है, साथ में आपने क्या लिया है, बी में पानी लिया है, और दोनों को जब मिलाया है तो आपकी चाय बन रही है, जिसमें ए भी है और बी भी है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपका सॉल्वेंट है ये वाटर, इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा बीपी, है कि नहीं? कोई ना कोई एक बॉइलिंग पॉइंट इसकी रही होगी। मैं उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट है, उस टेम्परेचर को बोल देता हूं कि वो प्योर का था, मतलब टीबी नॉट होगा। क्या? टीबी नॉट होगा, है ना, टीबी नॉट। पर अब जब उसमें चाय पत्ती भी मिल गई तो क्या वो उसको उतनी आसानी से बॉईल भी होने देगा? नहीं होने देगा ना, उसको परेशान करेगा। मतलब टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा बॉइलिंग के लिए, मतलब कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट टीबी हो जाएगा। पर ज्यादा कौन सा है? टीबी ज्यादा है, टीबी नॉट कम है। मतलब कि अगर मैं डेल्टा टी की बात करता हूं, डेल्टा टीबी की बात करता हूं, इट विल बी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये चेंज आएगा, क्या चेंज आया ना। बाद में जब उसमें चाय पत्ती मैंने मिला दी है, अब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि वो उतनी आसानी से, जिस टेम्परेचर पे पहले पानी उबल रहा था, अब उस टेम्परेचर पे पानी नहीं उबल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें चाय पत्ती मिल चुकी है। अगर यही चीज आप
ग्राफ में देखोगे तो आपको ग्राफ में भी देखने को मिलेगी। पहले ये था, ये वो पॉइंट था, यानी कह सकता हूं ये वो टेम्परेचर था T1, क्या कह सकते हैं इसको हम इन अदर फॉर्म TB नॉट भी लिख सकते हैं। पहले ये वो टेम्परेचर था जिसपे उबल रहा था सॉल्वेंट। जब वो सॉल्यूशन बना, मतलब उसमें जब मैंने सोल्यूट मिलाया, तो अब वो उबल रहा है T2 पे। T2 क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू T1, इसीलिए लिखा TB माइनस TB नॉट। बात क्लियर है? तो मैं चेंज बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? चेंज बताना चाहता हूँ। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। बात क्लियर है? कोई परेशानी है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो डेल्टा TB जो है वो चेंज क्यों हो रहा है? रीजन क्या है चेंज होने का? ये तो बात अपन ने पता कर ली कि ऐसा होगा, पर चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा। मतलब कि इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब कोई ना कोई कंसंट्रेशन टर्म्स ले सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे कोई एक कंसंट्रेशन टर्म लेनी है तो मैं कौन सी कंसंट्रेशन टर्म ले सकता हूँ? मोलैरिटी लूं, मोलैरिटी लूं, क्या लूं? सोचो, हम यहाँ पे क्या मोलैरिटी ले सकते हैं या मोलैरिटी? बात यहाँ पे टेम्परेचर की हो रही है, किसकी? टेम्परेचर की। इसलिए हम यहाँ पे मोलैरिटी नहीं ले सकते, मुझे यहाँ पे मोलैरिटी लेना पड़ेगा। उसका रीजन मैं आपको पहले समझा चुका था कि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। आया ना? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, यानी कि डेल्टा TB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। किसके का प्रोपोर्शनल होगा? मोलैरिटी के लिए। अगर मैं इसको हटाता हूं तो डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB स्मॉल m। और ये KB क्या है भाई साहब? ये है एलिवेशन इन BP कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है? क्या इस फॉर्मूले को किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम मोलैरिटी का फॉर्मूला भी तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। m क्या होता था? स्मॉल m क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। अगर उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को और तोड़ेंगे, मतलब कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी बी होगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि WA, और ये WA ग्राम में है, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका फाइनल रिलेशन आएगा। ठीक है? अब यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि जब सिर्फ पानी था तब वो जल्दी उबल जा रहा था, जब उसमें मैंने चाय पत्ती मिला दी तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टेम्परेचर मुझे देना पड़ रहा है। और वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर मुझे देना पड़ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर मुझे देना पड़ रहा है, वही टेम्परेचर क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बात क्लियर रही बेटा जी? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपन चौथी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि डिट्टो सेम है हमारे बॉइलिंग पॉइंट की तरह। अब जैसे सेम बात ले लो, चलो सेम बात लेते हैं कि मैंने ए ले लिया आपका वाटर, साथ में बी ले ली आपकी चाय। जब इन दोनों को मिक्स किया है तो आपकी चाय बन रही है, इसमें ए भी है बी भी है। अब मैं चाहता हूं इसको जमा दूं, आइस टी बनाऊं इसकी। क्या बनाऊं? आइस टी। जब ये सिर्फ पानी था बहुत आसानी से जम सकता था 0 डिग्री सेल्सियस पे, पर अभी जब उसमें चाय पत्ती डल चुकी है तो इतनी आसानी से नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती उसको जमने नहीं देगी। देखो इस बात को समझो, जब सॉल्वेंट अकेला था, किसी इस टेम्परेचर पे वो अकेले जम जा रहा था, जिस टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूं TF नॉट। क्या बोल रहा हूं? TF नॉट। जब सॉल्यूशन बन चुका है तो यही टेम्परेचर थोड़ा पीछे खिसक चुका है, जिसे हम बोलेंगे TF। जैसे देखो यहाँ पे जब पानी अकेला था तो ये क्या कहलाया? TF नॉट। जब यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे TF। टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिला है, टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिला है। मतलब इस बार डेल्टा TF जब आप लिखोगे तो इसमें ज्यादा क्या है? TF नॉट ज्यादा है, TF नॉट माइनस TF। टेम्परेचर घट रहा है,
पहले अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था तो अब -4 पे फ्रीज हो रहा है, मतलब कि उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें डिप्रेशन, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी देखने को मिल रही है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हिच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसको डिकोड करने जाता हूं तो अगेन रीजन कौन है? क्या रीजन है इसमें डिप्रेशन आने का? डिप्रेशन आने का रीजन हमारी चाय पत्ती है, मतलब चाय पत्ती का कंसंट्रेशन होगा, मतलब कि डेल्टा टी एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट। इसको सॉल्यूट भी लिख सकता हूं, पर यहाँ पे अगेन हम कौन सा कंसंट्रेशन टर्म लेंगे? ऑब्वियसली मोलैरिटी लेंगे, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, मतलब कि डेल्टा टी एफ जब हटेगा यहाँ से प्रोपोर्शनल तो यहाँ आ जाएगा के एफ स्मॉल एम। यहाँ पे के एफ क्या है भाई? डिप्रेशन इन एफ पी कॉन्स्टेंट, इसको हम क्रायोजेनिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगेन क्या हम एम में वो बात नहीं लिख सकते जैसे पीछे लिखी थी? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका के एफ हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन molecular mass of solute multiplied by weight of solvent and in ग्राम ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। चीजें हमेशा लगभग ऐसी ही देखने को मिलेंगी, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स खत्म होते हैं, हमने टॉपिक्स सारे पढ़ लिए। अब अपन धीरे से कदम रखेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब न्यूमेरिकल्स में हर तरीके का न्यूमेरिकल तो कवर नहीं कर सकते, मैं आपको फॉर्मूला में कैसे वैल्यूज पुट की जाती हैं ये सिखा सकता हूँ, बाकी चीजें आपको खुद से भी करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और अब देखेंगे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स को। देखो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है भाई? कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर अगर उसकी डेंसिटी है इसकी वाटर की, तो उसकी मोलैरिटी बताओ और उसकी मोलैलिटी बताओ दोनों। अब यहां से आपको एक बात पहले क्लियर होनी चाहिए कि वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18। कितना? 18। अब अगर 1000 ml ऑफ H2O का मास पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? डेंसिटी पता दी, डेंसिटी क्या बोलती है? डेंसिटी बोलती है मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 है तो मास क्या होगा? वॉल्यूम तो 1000 आ गया, तो मास भी 1000 होगा ना, मतलब कि 1000 ml ऑफ वाटर को अगर मैं वेट में कन्वर्ट करता हूं ये 1000 ग्राम होगा। कोई परेशानी? अब यहां से उसने मुझे बोला है कि भैया मोलैरिटी बता दो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? मोलैरिटी का फॉर्मूला सिंपल बोलता है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हम वापस वाटर को ही लेके चल रहे हैं, तो वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई V ऊपर 1000। अगर यहाँ पे बात लिखते हैं तो WB कितना है? 1000 है, अपॉन में 18 फिर 1000 अगेन 1000, ये बात कट गई। 18,000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है 55.6। कितना? 55.6 मोलर। वहीं पे अगर मैं मोलैलिटी निकालने जाता हूँ, अगेन वही बात होगी कि मुझे WB चाहिए, साथ में MB चाहिए, और इस बार WA होना चाहिए ग्राम में। बात क्लियर? पर अगेन क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज है नहीं तो बात वही सेम टू सेम हो जाएगी, डिट्टो। तो ये कितना आ जाएगा? 3.6 मोलल, मतलब कि वाटर की मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों की दोनों क्या आ रही है? सेम आ रही। उसका रीजन क्या है? इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक होनी नहीं चाहिए भाई, है ना? नोट डाउन करो, इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो भाई अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मुझे वापस क्या निकालना है, मोलैरिटी ही निकालना है, पर इस बार उसने बोला है कि 5.85 ग्राम NaCl जो है डिजोल्व है 25 ग्राम वाटर में, मतलब कि मुझे वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया गया। क्या दे दिया गया, वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया गया 5.85 है, ठीक है। मुझे वॉल्यूम दे दी गई है 250 ग्राम है, वॉल्यूम नहीं है मोलैरिटी है ना, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया है कि 250 ग्राम। चलो अब मुझे अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है तो क्या होता है, WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई WA, और अगर ये ग्राम में है ऊपर 1000 होना चाहिए, यही है फॉर्मूला। लगभग हर एक चीज मुझे पता है, लिख सकते हैं। WB दिया गया है 5.85 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन में WA कितना दे दिया गया है, 250 दे दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज मिस कर रहा हूं मैं, मुझे क्या चाहिए, MB चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl क्या होता है, ये होता है Na का 22 और Cl का 35.5 है ना, तो 23 एंड 35.5, इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 58.5, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 58.5 लिख सकते हैं। तो 250 डिवाइड बाय 4 आ गया, इसको डिवाइड करोगे 0.1 आएगा, तो आपकी मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.4 मोलल। क्या आंसर आ गया बेटा, 0.4 मोलल इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पे अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं करना था, सिंपल हर एक बात दी हुई थी, बस हाँ ये जरूर जज करना था कि NaCl का मुझे यहाँ पे क्या नहीं दिया था, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया था, वो मुझे पता होना चाहिए था। कैसे, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, दोनों को ऐड कर दो, आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे नजर डालते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर XCO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल at 298 केल्विन, मतलब कि उसने मुझे KH दे दिया है। KH कितना दिया सर जी, 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। चलो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मतलब कि उसने मुझे वेट ऑफ A भी दे दिया जो कि 500 ml है, इन अदर टर्म इसको मैं 500 ग्राम में लिख सकता हूं, मतलब कि अगर मैं Na निकालने जाता हूं तो 500 अपॉन 18 हो जाएगा और ये आ जाएगा 27.77 मोल्स। ठीक है, पर इसने मुझसे NB की वैल्यू पूछी है, क्वांटिटी पूछ ली है NB की, साथ में और कुछ दिया क्या, हाँ प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर मुझे दिया हुआ है 2.5 ATM, जो कि मेरे लिए एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि प्रेशर दिया है ATM में और आपका हेनरी कांस्टेंट दिया पास्कल में, एक जैसा होना चाहिए था, मल्टीप्लाई कर देते हैं 101,325, अब ये आ जाएगा पास्कल। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला तो याद है ना भाई हेनरी कांस्टेंट का, हेनरी कांस्टेंट क्या बोलता था, P इज इक्वल टू KH x, और x यहाँ पे किसका है, CO2 का है, क्योंकि CO2 डिसॉल्व की गई है ना, तो P क्या आ रहा है, P आ रहा है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 101,325 एंड KH कितना दिया हुआ है आपका 1.67 इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय x CO2, यहां से आप x CO2 निकालोगे, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब आपके x CO2 की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर x CO2 की वैल्यू आ चुकी है, मतलब कि मेरा मोल फ्रैक्शन आ चुका है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैं यहां से आसानी से निकाल सकता हूं आपके मोल्स, मतलब NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O, पर यहाँ पे क्या मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ NCO2, क्यों कर सकता हूँ भाई, इतना कम है इसका मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल्स और ज्यादा कम होंगे, मतलब ये बात मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, मतलब x CO2 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2O, हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई साहब, इतनी आसान सी बात हो सकती है कि नहीं हो सकती, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। देखो अब यहां से मुझे x CO2 की वैल्यू पता है कि होती है 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 और NH2O मैंने निकाला था 27.77 और ऊपर आएगा आपका NCO2, अगर आप NCO2 यहां से निकालोगे मल्टीप्लाई करके तो आएगा 0.042, मतलब कि जो मोल्स हैं CO2 के कितने आ रहे हैं 0.042
0.42। ये है आपकी क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मोल फ्रैक्शन आपका यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे भी आपकी क्वांटिटी आ चुकी है। ये क्वांटिटी क्या है, उसकी कंसेंट्रेशन है किसमें, 500 ml ऑफ सोडा वाटर में। पर क्योंकि मोल्स निकाल सकते हैं अपन ने मोल्स निकाल। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे कदम रखते हैं। देखो बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. Basically वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया है वो ये पूछना चाह रहा है। तो वाटर का पार्शियल प्रेशर जो प्योर प्रेशर दिया हुआ है मतलब पी ए नॉट दिया हुआ है वो मुझे दिया है 17.535। मुझे पीए बताना है। क्या बताना है, पीए बताना है। कब, जब 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मैंने 450 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तब। मतलब कि फॉर्मूला अगर मैं रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का लगाता हूं तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स भी होगा। कोई परेशानी आता नहीं ना। तो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 17.535 माइनस पी ए अपॉन 17.535 इक्वल्स टू एक्स बी। अब एक्स बी है क्या हुआ, ऊपर होगा एन बी नीचे होगा एन ए प्लस एन बी। पर क्योंकि नोटिस करो 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, 25 डिवाइडेड बाय 180 करूंगा बहुत कम आ जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब कि नीचे से मैं एन बी हटा सकता हूं। मतलब कि ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा 17.535 माइनस पी ए अपॉन 17.535 इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। एन बी मतलब कि आपके सॉल्यूट का वेट अपॉन उसका मोलिकुलर मास, एन ए इक्वल्स टू आपका 450 ग्राम ऑफ वाटर अपॉन 18। कुछ इस तरीके से आएगा, नहीं आएगा, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत हो पा रही है। 450 बाई 18 मोल्स हैं किसके, वाटर के, 25 180 मोल्स है किसके, आपके सॉल्यूट के जो कि ग्लूकोज है। आप इसको जब पूरी चीज सॉल्व करोगे, हर एक चीज यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको पीए निकालना है, तो यहाँ से आपकी पीए की वैल्यू आ जाएगी 17.4 mmHg। क्या 17.4 mmHg। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, बेफिक्र रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आसान है चीजें, सिर्फ आपको पुट करना था और कुछ नहीं करना था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई, 4 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि 4 ग्राम यूरिया कितने में डिसॉल्व करी गई, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व की। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 1.24 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। जब आपको केएफ दिया गया है 1.86 kg पर मोल, तो बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है, मतलब कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ एम। एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ आपको दे दिया गया एज इट इज 1.24, डायरेक्टली लगा सकते हो 1.24। अब यहाँ पे किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है भाई सर 243 को प्लस क्यों कर रहे हैं, भाई माइनस किया गया है, वो चेंज है, चेंज को आप वहां पे प्लस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केएफ आपको दिया गया है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या बोलती है, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना गया है, 4 ग्राम दिया गया है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास आप सोल्यूट की तो आपको पता करना है, यही तो सवाल है, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 100 ग्राम। अब ग्राम में है तो ऊपर 1000 चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप जब इसको कट आउट करोगे, हर एक चीज सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपका 60 ग्राम आएगा एग्जैक्टली, मेरी गारंटी। क्योंकि यूरिया का मॉलिक्यूलर मास ही होता है 60 ग्राम। क्या, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास ही होता है 60 ग्राम, एज इट इज आ जाएगा, बेफिक्र रहो। आप इसको पूरा सॉल्व कर लो। बस करना क्या है, 100 यहाँ से गया, ये गया, 40 इधर है, ये उधर भेजो, तो नीचे लाओ, हो गया। ठीक है, बात सिंपल सी है, ज्यादा परेशान करने वाली बात है नहीं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। देखो सवाल क्या बोला बेटा, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात कर रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 180, आर दिया हुआ है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक का प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पाई इक्वल्स टू CRT, और CRT को अगर आप तोड़ोगे तो ये हो जाता था NV/RT। यहाँ तक कोई दिक्कत? हर एक चीज पहले जुगाड़ लगा ली, है ना। वो बोल रहा है 5% ग्लूकोज सोल्यूशन है। कितना? 5% ग्लूकोज सोल्यूशन है, मतलब उसने हर एक बात वही बता दी कि 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml वाटर में। कितना? 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml वाटर में, और यहाँ पे n है। n को अगर मुझे 1 करना है तो 1 मोल की बात करनी है, तो अगर 1 ग्राम की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 100 ml बाई 5 ml लगा दो 100 बाई 5, पर क्या यहाँ से एक 1 मोल हो गया? नहीं, 180 ग्राम पे 1 मोल होगा ना, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन 5, ये जब आपका आएगा 3.6 लीटर। ये एक के लिए बात, मतलब कि 1 मोल कितने में हो सकता है? 3.6 लीटर में हो सकता है। वहीं पे टेम्परेचर की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको 273 से प्लस करोगे तब ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 298 केल्विन। और हमें पता है हम न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को केल्विन में ही लेते हैं। अब सब कुछ पुट करना शुरू कर दो। मोल कितना हो चुका है? 1, नीचे 3.6 टीचर आ चुका है, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 298 केल्विन आ चुका है। यहाँ से अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी पाई की वैल्यू आ जाएगी 6.8 atm। बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटा जी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल करते हैं। ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल होने वाला है, ठीक है। देखो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ से हमें अभी पढ़ के आए भाई, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास क्या होता है? 180 ग्राम, ठीक है। इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉईल? एट 1.013 बार प्रेशर। Kb फॉर वाटर इज 0.052। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है। क्या? आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है और कुछ नहीं, ठीक है। कब बॉइल होगा ये बात आपको बतानी, मतलब कि डेल्टा बी पहले निकाल लें, क्योंकि देखो टीबी नॉट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, मतलब कि 273 प्लस 100 अगर मैं करता हूं तो 373 आ जाएगा, राइट। तो ये है टीबी नॉट की वैल्यू। किसकी? टीबी नॉट की वैल्यू। मुझे क्या बताना है? टीबी बताना है। पहले डेल्टा टीबी निकालते हैं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी केबी एम, ये फॉर्मूला होता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर चाहो तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, टीबी नॉट माइनस टीबी इक्वल्स टू केबी एम। टीबी नॉट की वैल्यू कितनी है? 373 केल्विन माइनस टीबी, यही आपको फाइंड आउट करना है। और केबी की वैल्यू दी हुई है 0.52 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है आपका? मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी है। अब अगर मैं मोलैलिटी को और लिखना चाहूँ तो 373 माइनस टीबी इज इक्वल्स टू 0.52 मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 18 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट आ गया 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट 180 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg दिया, ठीक है। 1 kg दिया गया, बात खत्म हो गई यहीं पे। कोई परेशानी? कोई परेशानी तो ही नहीं। अब देखो यहां से ये कट गया, एक ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 373 माइनस टीबी इक्वल्स टू 0.052 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टीबी अब यहां से निकालना है तो 373.15 एग्जैक्ट लिख लेते हैं, ये एग्जैक्ट, ठीक है। साथ में 0.052 प्लस कर दिया जाएगा, तो आपकी टीबी की वैल्यू यहां से देखो कितनी आ जाएगी? 373.202 आपके टीबी की वैल्यू आ चुकी है। तो इस टेम्परेचर पे अब वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा, ये कह सकते हैं बॉइल होगा। पहले कितने पे हो रहा था? 373 केल्विन 0.15 पे ही हो जा रहा था, एग्जैक्टली लिखें 373.15 पे ही हो जा रहा था, पर अब उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, आई होप ये बात अभी आपको बिल्कुल क्लियर होगी, अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और इस सवाल के साथ हम अपने इस चैप्टर को अलविदा कहेंगे।
क्योंकि इस चैप्टर में हमने सारी बातें पढ़ ली। इस चैप्टर में आपने को कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें से छोटे-छोटे चंक्स देख लिए, जहाँ से 1-2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए, हमने कुछ सवाल भी कर लिए और हमने वो न्यूमेरिकल्स भी कर लिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से बनने के चांसेस हैं। हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए, उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी, सारे डायरेक्टली ही थे। कोई ज़्यादा उसमें माइंड नहीं लगाना था, चीज़ें दी हुई थी, हमें पुट करना था। मेन बात थी कैलकुलेशन और वो आपको करनी भी रहेगी, है ना? अब जाते-जाते एक छोटा-सा होमवर्क भी ले जाओ। ये देखो, मैं सब कुछ पढ़ा दूँगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वन शॉट सीरीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अपने से भी करो, जो होमवर्क में आप ले जाओ, जैसे कि आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का डिफरेंस और साथ ही साथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन वाला भी डिफरेंस। ये दोनों आपको खुद से करने हैं इस वीडियो के बाद। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप इसको ज़रूर करिएगा, जिससे आपके मार्क्स पूरे आने के चांसेस बने इस चैप्टर से। क्योंकि कितने हैं? 7। ठीक है बेटा जी? चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।